बीपीएससी एईडीओ एग्जामिनेशंस 2026 देने वाले सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं टॉप 50 प्लस एमसीक्यू जो अंतिम प्रहार के रूप में बीपीएससी एईडीओ एग्जामिनेशंस में काफ़ी लाभदायक साबित होगा। दोस्तों, यह वीडियो जो होगा एक एक प्रश्न इसके इंपॉर्टेंट होंगे और इसका टारगेट लाइक होगा 500। यदि आप 500 लाइक इस पर कर देते हैं तो हम अगला वीडियो महज 2 से 3 घंटों के अंदर लेकर के उपस्थित हो जाएंगे। तो जैसे ही इस पर 500 लाइक पहुंचते हैं अगला सेशन आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। पहला प्रश्न देख लीजिएगा, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? अनुच्छेद 15 के प्रदत्त मूल अधिकार, ये सही है। अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार यह भारतीयों को ही सिर्फ प्राप्त है। वहीं पर अनुच्छेद 19 के प्रदत्त मूल अधिकार ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी पहले नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न था निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त था। उपर्युक्त में से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन को, जो कि कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। निम्न कथन पर विचार करें। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्षों की होती है, यह भी सही है, यानी कि एक नंबर जो कथन है वह सही है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, नहीं, आप देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, दूसरे नंबर प्रश्न से हम चलेंगे और दूसरा नंबर प्रश्न जो है कथन पर विचार करने वाली है। तो ये कथन नंबर 1 है, ये कथन नंबर आपके पास 2 हो जाएगा और ये कथन नंबर 3 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है, बिल्कुल गलत है, 6 वर्षों की होती है। राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम उम्र जो होती है 35 वर्ष होनी चाहिए, यह भी गलत है, क्योंकि इसकी उम्र जो है कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य के निर्वाचन के प्रत्येक वर्ष 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पूरे किए जाते हैं, नहीं, जो है अवकाश ग्रहण कर लेते हैं 1/3। ऐसे में तीनों के तीनों कथन जो है मुझे गलत महसूस हो रहा है। ऐसे में देख लीजिएगा उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी के सभी कथन गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एक बार फिर से सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 14 दिनों तक जो है धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम रोक सकती है और धन विधेयक दोस्तों लोकसभा में पेश की जाती है। तीसरे का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर था। दोस्तों, आइए कथन और कारण से संबंधित प्रश्न मुझे लगता है कि यहां पर देखने को मिलेगा। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह, देखेंगे प्रश्न कहता है कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह, यानी कि पहला नंबर कथन ये है। दूसरा नंबर कथन ये रहेगा, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो, ये बिल्कुल बात सही है। वही व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है जिसने भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद जो है धारण किया है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों, इसके बारे में हमारे संविधान में वर्णन नहीं किया गया है कि जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, बशर्ते ये बताया गया है कि 62 वर्ष की उम्र तक जो है वह अपने कार्यों को कर सकते हैं। ऐसे में ऑप्शन नंबर जो आपके सामने जो कथन नंबर 1 है वो सही नजर आ रहा है। इसलिए चौथे नंबर प्रश्न में देख लीजिएगा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है तीसरे नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, केवल एक नंबर कथन इसका सही था। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर हाई लेवल के एमसीक्यू बीपीएससी एईडीओ एग्जामिनेशंस के लिए। यदि चैनल पर नए आ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई पेपर के लिए आप हमारे व्हाट्सएप से जो इसे परचेज कर सकते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने महीने में हो जाना चाहिए? वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों के द्वारा कितने महीने में हो जानी चाहिए? पांचवें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपके सामने सी, यह 2 माह में हो जानी चाहिए था। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो है वह कब लाया गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा छठे नंबर का ऑप्शन नंबर बी, 1963 ईस्वी में भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। छठे का ऑप्शन नंबर आपके सामने बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 7वां देख लीजिएगा। 7वां नंबर प्रश्न कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है। जो कि दिया गया ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए जिस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है वह अनुच्छेद नंबर 37। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, एक भी प्रश्न को छोड़ करके हटिएगा नहीं। तेलुगु भाषा का राजभाषा रूप कब दिया गया। तेलुगु भाषा का राजभाषा रूप कब किया गया था। तो इस 8वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1992 ईस्वी में तेलुगु भाषा का राजभाषा रूप जो है दिया गया। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपके सामने है। 9वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस क्रांति का संबंध काजू उत्पादन या नारियल उत्पादन से है। निम्नलिखित में से वह कौन सी क्रांति है जिसका संबंध काजू उत्पादन या नारियल उत्पादन से है। 9वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है गोल्डन क्रांति का संबंध जो है काजू उत्पादन या नारियल उत्पादन से है। आगे प्रश्न देख लीजिएगा। 10वां नंबर प्रश्न आपके सामने है और 10वां नंबर प्रश्न कहता है एक पत्र जो आसानी से लिखा जा सकता है लेकिन आसानी से पढ़ा जा सकता है इसे इस प्रकार से जाना जाता है। एक पत्र जो आसानी से लिखा जा सकता है लेकिन आसानी से पढ़ा भी जा सकता है इसे हम लोग किस रूप में जानेंगे। 10वें का सही आंसर हो जाएगा साफ मनी के रूप में इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है। 11 नंबर प्रश्न कहता है गेहूं का उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी निर्धारित करता है। गेहूं का उचित और पारिश्रमिक मूल्य जो है एफआरपी निर्धारित करता है। तो कौन निर्धारित करता है। 11वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कृषि लागत और कीमत आयोग। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है। प्रश्न 12 कहता है कि असहयोग आंदोलन में निम्न सा कार्यक्रम शामिल नहीं है। याद रखेंगे असहयोग आंदोलन में निम्न सा कार्यक्रम शामिल नहीं था। सरकारी पदों का त्याग, विदेशी वस्त्र का बहिष्कार, अवैतनिक वकीलों द्वारा बहिष्कार, सरकारी स्कूलों से छात्रों का त्याग। जो है निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। तो 12 नंबर का सही आंसर था अवैतनिक वकीलों द्वारा बहिष्कार। वरना असहयोग आंदोलन में जो है वह सरकारी पदों का त्याग, विदेशी वस्त्र का बहिष्कार और सरकारी स्कूलों से छात्रों का त्याग जो है वह शामिल था। आगे नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि दांडी मार्च किस तिथि को प्रारंभ हुआ था। दांडी मार्च किस तिथि को प्रारंभ हुआ था। इस 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च जो है वह प्रारंभ की गई थी। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर प्रश्न कहता है गांधी के जीवन काल में घटित निम्नलिखित घटनाओं का क्रम गलत है। याद रहेंगे गांधी जी के जीवन काल में घटित जो है निम्नलिखित घटनाओं में किसका क्रम जो है गलत है। चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 ये सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ये सही है। पुना समझौता जो है 24 सितंबर 1932 को ये भी सही है। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह 23 मार्च को नहीं 8 या 9 मार्च इसका राइट आंसर होता है। इस प्रकार से दिए गए प्रश्न में यह जो दिया गया है वह गांधी जी के जीवन काल में घटित घटनाओं का यह क्रम गलत नजर आ रहा है। 14 का ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 15वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की घोषणा कब की। आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की घोषणा कब की। सही आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को जो आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की घोषणा की थी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। 16वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया। यानी यह कौन सा नियम है जो नीचे दिया गया है जिसके द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया है। 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1829 ईस्वी के नियम 17 के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन जो है किया गया है। 17 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। 17वां नंबर प्रश्न कहता है कि विवाह के विवाद को सुनने का कार्य किसे प्राप्त है। विवाह के विवाद को सुनने का कार्य निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। सही आंसर हो जाएगा लोक अदालत के पास जो है इसकी जो है आपके पास अधिकार प्राप्त होती है। 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है। त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था। त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था। 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है पल्लव। त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से जो राजवंश शामिल नहीं था वह पल्लव राजवंश था। प्रश्न नंबर 19 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 19 कहता है भारतीय कृषि में जो एवरग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है। भारतीय कृषि में एवरग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय कृषि में एवरग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध जो है सतत विकास से है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों कथन कारण वाले क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर आने शुरू हो गए हैं। देख लीजिए कथन और कारण जो है 20वें नंबर प्रश्न से हम लोग देखेंगे। जैसे कि 20वें नंबर में आपके पास कथन दिया गया है कि भारत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जल संरक्षण में सहायक है।
याद रखेंगे दोस्तों, हम लोग 20वें नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। भारत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जल संरक्षण में सहायक है, ये बिल्कुल सही है। कारण दिया गया है यह सीधे पौधों की जड़ों तक जल पहुंचाती है, यह भी सही है। ऐसे में ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 21 कहता है भारत में सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मिट्टी की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए भारत में सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो बनाई गई है। ऑप्शन नंबर 21 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 22वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा C4 पौधा है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है पौधा C4 के नाम से जाना जाता है? 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मक्का को C4 पौधा के रूप में जाना जाता है। कथन कारण वाले क्वेश्चन नंबर आपके पास 23 आ गया। कथन दिया गया है, देखेंगे जैव उर्वरक मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देख रहे हैं। जैव उर्वरक मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, कारण है ये सूक्ष्म जीवों के माध्यम से पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। तो जैव उर्वरक मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, ये सही है, और ये सूक्ष्म जीवों के माध्यम से पोषक तत्वों को भी उपलब्ध कराते हैं, ये भी सही है। ऐसे में ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 24 देख लीजिएगा। भारत में ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? भारत में ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध उत्पादन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 25वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कृषि पारिस्थितिकी एग्रो इकोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि पारिस्थितिकी का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक संसाधनों का संतुलन। प्रश्न आगे देखेंगे। 26 नंबर प्रश्न आपके सामने है। निम्न में से कौन सा फसल खरीफ फसल के रूप में जानी जाएगी? निम्नलिखित में से वह कौन फसल है जो खरीफ फसल के रूप में जाएगी? इस प्रश्न का आंसर आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा। प्रश्न नंबर 27 आपके सामने है कि कथन है कि जल भराव मिट्टी की उर्वरता को कम करता है। देखेंगे जल भराव मिट्टी की उर्वरता को कम करता है, ये बिल्कुल सही है। कारण कहता है इस ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। याद रखेंगे ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आईपीएम का मुख्य लक्ष्य क्या है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी आईपीएम का मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर है पर्यावरण अनुकूलन नियंत्रण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन का मुख्य केंद्र कौन सा क्षेत्र है? भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन का मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है? 29 का सही आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम भारत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 30वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। फसल चक्र कथन कहता है फसल चक्र मिट्टी की उर्वरता बनाए रखती है। याद रखेंगे फसल चक्र मिट्टी की उर्वरता बनाए रखती है और यह विभिन्न पोषक तत्वों के लिए संतुलन भी बनाए रखता है। आर और ए दोनों इसका सही आंसर है, यानी कि आर ए और आर दोनों कथन सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ते चलते 31 नंबर क्वेश्चन है कि जीरो टिलेज का मुख्य लाभ क्या है? जीरो टिलेज का मुख्य लाभ निम्नलिखित में से क्या है? 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी का संरक्षण क्षरण को रोकना। आगे प्रश्न देख लीजिएगा। 32 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? निम्नलिखित में से वह कौन है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? राइजोबियम। आपने भी इसका आंसर किया होगा। प्रश्न आगे देख लीजिएगा। 33 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि जैविक खेती पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। जैविक खेती पर्यावरण के लिए सुरक्षित है और इसमें रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं होता। ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करेगा। प्रश्न नंबर 34 है भारत में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का उद्देश्य क्या है? भारत में नेशनल फूड सिक्योरिटी का मुख्य मिशन का उद्देश्य क्या है? 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना। प्रश्न नंबर 35 कहता है कृषि में जो मल्चिंग है का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कृषि में मल्चिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सही आंसर है कृषि में मल्चिंग का उपयोग किसके लिए करेंगे? 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नमी संरक्षण के लिए की जाती है। आगे बढ़ते चलते हैं सब दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ चलते हैं। 37वां नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा सूखा प्रतिरोधी फसल है? निम्न में से कौन सा सूखा प्रतिरोधी फसल है? 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाजरा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न देख लीजिए। कथन कहता है दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न है कि कथन कहता है कृषि वानिकी
पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। कृषि वानिकी पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। ये जैव विविधता को बढ़ावा देता है। ए और आर दोनों सही होगा और आर ए की सही व्याख्या करेगा। दोस्तों आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न है 39 नंबर, इलाहाबाद संधि का संबंध किससे है? इलाहाबाद संधि का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? 39 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बक्सर का युद्ध। 39 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखते चलिएगा कि कथन कहता है 1857 का विद्रोह असफल रहा। बिल्कुल सही है। इसमें नेतृत्व और समन्वय की कमी पाई गई। तो 1857 की विद्रोह जो है असफल रही, यह बात सही है। और इसमें नेतृत्व की कमी होने के कारण से यह विद्रोह असफल हो गया। इस प्रकार से आर और ए दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करेगा। प्रश्न नंबर 41 है कि द्वैध शासन किसने प्रारंभ किया था? तो द्वैध शासन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया? 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड क्लाइव इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में से कौन सा है? 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है कि मानसून पवनें भारत में वर्षा लाती है। मानसून पवनें भारत में क्या लाती है? वर्षा लाती है। ऐसे में यह जो है कथन सही है। यह समुद्र में से भूमि की ओर चलती है, यह भी सही है। ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या करेगा। प्रश्न नंबर आपके पास 44 है कि अल नीनो का संबंध किससे है? अल नीनो का संबंध किससे है? 44 नंबर प्रश्न का सही आंसर है प्रशांत महासागर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन की गति का तीसरा नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन की गति के तीसरा नियम जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित होगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पीएच स्केल का मान किसके बीच होता है? पीएच स्केल का मान किसके किसके बीच में होगा? तो 0 से लेकर के 14 तक, और 7 से पहले जो होता है दोस्तों अम्लीय, 7 के बाद क्षारीय और बीच में उदासीन के रूप में जाना जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि स्वदेशी आंदोलन किस घटना के बाद शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन निम्नलिखित में से किस घटना के बाद शुरू हुआ था? 48 का ऑप्शन नंबर बी बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन जो है शुरू किया गया था। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कथन कारण का क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो गया। ब्लैक सॉइल किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? ब्लैक सॉइल निम्नलिखित में से किस फसल के लिए उपयोगी है? कपास इस प्रश्न का सही आंसर है।